हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाकी के बचे हुए हिंदी ग्रामर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वनवास में कौन सा समास है। तो इसमें जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसका समास विग्रह होगा वन में वास, वनवास। इसमें जो है इसकी जो चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह, इसमें में और पर होता है। अधिकरण में और पर। ऐसे ही बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास जो है इसमें कारक चिन्ह होता है के लिए। एग्जाम्पल देखें तो होगा कर्णफूल, कर्णफूल। इसका समास विग्रह होगा कर्ण के लिए फूल, कर्ण के लिए फूल, कर्णफूल। इसमें जो है संप्रदान तत्पुरुष है। ऐसे ही एक है संबंध तत्पुरुष समास। इसका जो है विभक्ति चिन्ह होता है का, के और की। जैसे जल धारा, जल की धारा, ये संबंध तत्पुरुष समास हो गया। कर्म तत्पुरुष समास, इसका जो है कारक चिन्ह होता है को। जैसे अधिकार प्राप्त, अधिकार प्राप्त, तो इसका समास विग्रह होगा अधिकार को प्राप्त, अधिकार को प्राप्त। ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होगा के लिए, अधिकरण में पर, संबंध का के की और कर्म को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वनवास में जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शहद मीठी थी, शहद मीठा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी शहद मीठी है, ऑप्शन डी शहद मीठे हैं। इसमें हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध है शहद मीठा है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। शहद जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्यों की पहचान कीजिए। इसमें जो है हमें जो सही वाक्य है उसकी पहचान करनी है। तो चलो देखते हैं। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। ये जो है सही है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं, सही है। कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे असंभव कहा जाता है, ये गलत है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर कहते हैं, ये भी सही है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनिमंत्रित कहते हैं, ये गलत है। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो, ये सही है। तो इसमें ए भी सही है, सी सही है और ई सही है। तो ये ऑप्शन ए में है, ए सी ई। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में स्थावर का विलोम है। ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी स्थल। हमें विलोम शब्द का चयन करना है स्थावर, तो इसका राइट आंसर होगा जंगम। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। आगत का विलोम शब्द होता है अनागत, आगत का हो गया अनागत। ज्वार का होता है भाटा और स्थल का होता है जल। तो ये हमने बाकी के ऑप्शनों की भी चर्चा कर ली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन इंग्लिश डोमिसाइल। इसमें हमसे पूछ रहे हैं डोमिसाइल का हिंदी अर्थ होगा ऑप्शन ए प्रमुखता, ऑप्शन बी शयन कोष्ठ, ऑप्शन सी अधिवास, ऑप्शन डी विवाचन। ये सभी को पता है डोमिसाइल का होता है अधिवास, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। कथन 2 ध्यानमग्न द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमें दो कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कि दोनों में से कौन से कथन सही है और कौन से गलत हैं। तो चलो देखते हैं। इसमें जो है हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है, ये सही है। ध्यानमग्न द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये गलत है। इसमें द्वंद्व समास नहीं है, इसमें जो है ध्यान में मग्न, इसमें जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास न होकर के अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है गलत है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में नहीं होता? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी लावण्य, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी जल। हमें अनेकार्थक शब्द पानी के अर्थ देखने हैं। पानी ये जो है किस अर्थ में नहीं होता है, इसका हमें चयन करना है। पानी जो होता है लावण्य होता है, प्रतिष्ठा भी होता है और जल भी होता है, गति नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। पानी के अनेकार्थक हो गए लावण्य, प्रतिष्ठा, जल, गति नहीं होता है। कुछ एक इम्पोर्टेंट उदाहरण देख लेते हैं जो अनेकार्थक शब्दों में बार बार पूछ लिया गया है। कर होता है, कर ये बहुत बार पूछा जा रहा है, मोस्ट रिपीटेबल है ये। कर का हो गया हाथ, हाथ हो गया किरण, किरण, सूंड और टैक्स, जो हम भरते हैं उसको कर बोलते हैं, टैक्स। हाथ, किरण, सूंड और टैक्स ये कर के हैं, आप इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनेकार्थक शब्द कुशल का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? कुशल का है, इसमें जो अर्थ नहीं है उसका हमें चयन करना है। कुशल का होता है निष्णात, सही है। चतुर भी होता है और प्रवीण भी होता है, लेकिन कसैला नहीं होता है। कुशल का हो गया निष्णात, चतुर और प्रवीण। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कसैला जो है ये कुशल का अनेकार्थक नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट है अनेकार्थक शब्द जो बार बार पूछा जा रहा है, द्विज। ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। द्विज का हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गया पक्षी, दात, चंद्रमा और एक हो गया द्विजन्मा, द्विज ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा और द्विजन्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया कौन सा? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौंदर्य शब्द में युक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी रै, आधा रै, ऑप्शन डी पूरा रै। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सौंदर्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदर, सुंदर, धन, यह प्रत्यय है, तो ये बन गया सौंदर्य।
यह प्रत्यय जहाँ भी आता है वो पहले वर्ण में वृद्धि कर देता है, जैसे सौंदर्य। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, उदार, धन, य, औदार्य, ये हो गया औदार्य। ऐसे ही वत्सल, वत्सल, धन, य, वात्सल्य, शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है वात्सल्य। ऐसे ही दंपति, दंपति, धन, य, हो गया दाम्पत्य, दाम्पत्य। ये दाम्पत्य ध्यान से देख लेना, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। और एक दंपति भी, दंपति में जो है ती की मात्रा बड़ी आएगी, दंपति, और ये दाम्पत्य है। ठीक है, तो उदार धन ये औदार्य, वत्सल धन ये वात्सल्य, और दंपति धन ये दाम्पत्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। ये कथन जो है सही है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। कार्यालय आदेश जो है किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। कथन 2 भी सत्य है। तो यहाँ पे हमारे कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। परिपत्र को जो है हम सर्कुलर कहते हैं। आप ध्यान से कर लेना, इसको परिपत्र बहुत बार पूछा जा रहा है। परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीतोष्ण में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। इसमें हमें शीतोष्ण शब्द में समास पूछ रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्वंद्व। शीत और उष्ण, इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें समास विग्रह करने पर और, तथा, एवं, योजक चिन्ह, और ये योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें और, तथा, एवं ये जो है इनका प्रयोग किया, जैसे अन्न जल, अन्न जल, इसका हो गया अन्न और जल। ये जो है इसकी विशेषता है। और इसमें जो है इसके 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास के जो हैं 3 भेद हैं। एक हो गया इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा हो गया समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। और तीसरा हो गया विकल्पक, विकल्पक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्पक द्वंद्व। तो ये द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रै प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी रक्त। इसमें हमसे रै प्रत्यय से निर्मित शब्द पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल सरल है, मधुर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। मधु धन रै, मधुर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कुछ और प्रत्यय हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। अक प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आरण्यक होता है, आरण्यक, अरण्य, अरण्य धन अक, आरण्यक। ऐसे ही ठंडक होता है, ठंड धन अक, ठंडक। ये अक प्रत्यय के उदाहरण थे,
इनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। इसमें हमें पूछा है कि वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अल्प विराम हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया अल्प विराम। अर्धविराम होता है, ये लिखा जाता है ऐसे, ये हो गया हमारा अर्धविराम। और विवरण चिन्ह ऐसे लिखा जाता है और पूर्ण विराम खड़ी पाई होती है। ठीक है, ये कुछ चिन्ह थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दोनों का मिलान करना है हमें यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। इसमें है मिनट्स, मिनट्स का होगा कार्य व्रत। एग्जीक्यूशन, इसका होगा कार्य संपादन। एंडोर्स, एंडोर्स का होगा समर्थन करना। और एजेंडा, ये सबको पता है, इसका होगा कार्य सूची। जिसको नहीं भी पता हो तो वो एजेंडे से लगा सकता है। डी में एक, डी में एक ऑप्शन बी में है ओनली। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। मिनट्स कार्यव्रत, एग्जीक्यूशन कार्य संपादन, एंडोर्स समर्थन करना, एजेंडा कार्य सूची। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, उनका हम यहाँ पे जो है चर्चा करते हैं। एक होता है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इसका होता है पृष्ठांकन करना, पृष्ठांकन करना। ऐसे ही इमिग्रांट होता है, इमिग्रांट इसका हो गया अप्रवासी, इमिग्रांट अप्रवासी। एक होता है ऑनरेरी, ऑनरेरी इसका होता है अवैतनिक, अवैतनिक। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है इन ल्यू ऑफ, इन अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। इन ल्यू ऑफ नया है, इसका होगा के बदले में, के बदले में। इन ल्यू ऑफ के बदले में इंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट पृष्ठांकन करना, इमिग्रांट अप्रवासी, ऑनरेरी अवैतनिक। ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लेना, जो मोस्ट रिपीटेबल है और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से झ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। इसमें हमें झ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा तालु, ऑप्शन सी। झ का उच्चारण स्थान है तालु। तालु से उच्चारित कुछ व्यंजन हैं उनको या वर्ण हैं उनको देख लेते हैं। तालु से हैं ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और स। ये जो है तालव्य वर्ण हैं। ऐसे ही कुछ और हैं जिनको हम देख लेते हैं। मूर्धा, मूर्धा से उच्चारित कुछ और हैं, उनको हम देख लेते हैं। मूर्धा के हो गए री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स। ये मूर्धा से उच्चारित हो गए। और देख लेते हैं, एक दंत से है, दंत से है त, थ, द, ध, न, ल और स। ये जो है दंत से उच्चारित हो गए। ऐसे ही कुछ हम कंठ से उच्चारण वाले देख लेते हैं। कंठ है
ए, कै, खे, गे, घे, ड़े, है और ये विसर्ग, ये जो है कंठ से उच्चारित है। ऐसे ही ओष्ठ से उच्चारित वर्ण हैं। ओष्ठ से हैं ऊ, ऊ, पै, फै, बै, भै और मैं, ये ओष्ठ से उच्चारित हैं। ऐसे ही कुछ अनुनासिक हैं। अनुनासिक हैं डै, यै, णै, नै, मैं और अनुस्वार। तो ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परिपत्र। पूर्व में नहीं, सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं अनुस्मारक। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, इसे अनुस्मारक कहते हैं। पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया जो है उसे अनुस्मारक कहा जाता है। इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। अनुस्मारक जो है इसको रिमाइंडर कहते हैं। परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल कहते हैं। अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।